नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दी बधाई। कहा, पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने में मिलेगी मदद। ग्रीन फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है भारत। भारत सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते। डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा को विदेश मंत्रालय ने बताया सफल दौरा। सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग के साथ की पहली द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी ने सिंगापुर को बताया विकासशील देशों के लिए प्रेरणा। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का किया दौरा। वक्फ संशोधन बिल पर संसद भवन में जेपीसी की बैठक शुरू। आवास और शहरी कार्य के अलावा रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय देगा प्रेजेंटेशन। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, ऐसा बिल लेकर आएं जो वक्फ के उद्देश्यों को साकार करे। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीबीआई जमानत के विरोध में तो वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा, रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दिए राष्ट्रपति पुरस्कार वापस लेने की मांग। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण और हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए आज से नामांकन का दौर। दोनों राज्यों में एग्जिट पोल पर 18 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रोक। और पेरिस पैरालंपिक में आज एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, तीरंदाजी, शूटिंग और जूडो में दिखेगा भारत का दम। अब तक 24 मेडल के साथ भारत 13वें स्थान पर। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि ये महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा और पृथ्वी को एक बेहतर प्लैनेट बनाने में मदद करेगा। The Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 100 से अधिक देशों ने सदस्यता ग्रहण कर ली। 90 और देशों को पूर्ण सदस्यता देने पर काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि इस संगठन का विकास वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के विजन को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। In such a short time, the membership of ISA has reached a milestone of 100 countries. Additionally, 19 more countries are ratifying the framework agreement
for attaining full membership. The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. Friends, in the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. और अब खबर प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे से जुड़ी हुई। भारत और सिंगापुर अपने ऐतिहासिक संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष विवियन बालाकृष्णन ने ज्ञापन का आदान प्रदान किया, जिसमें दोनों देशों के बीच डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमिता, स्वास्थ्य, व्यापार व उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालयों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुर समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की ये 5वीं आधिकारिक यात्रा है और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से सिंगापुर में पहली औपचारिक मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया। वहीं दोनों देशों के बीच राउंड टेबल मंत्री स्तर को हर एक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाला करार दिया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। वे साल 2023 में राष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम इससे पहले सिंगापुर के वित्त मंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उनकी पहचान एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में भी है। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली सिन लूंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ली सिन लूंग लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 20 साल का रहा। उन्होंने इसी साल मई में अपने पद से इस्तीफा दिया था।
पीएम मोदी की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में खासी दिलचस्पी देखने को मिलती है। सिंगापुर यात्रा के दौरान पीएम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज AEM का दौरा किया। ये सेमीकंडक्टर बनाने की एक प्रमुख कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देगी। स्किल डेवलपमेंट के तहत सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में काम कर रहे भारतीयों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत की तकनीकी क्षमताओं के विस्तार और दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। डीडी न्यूज के संवाददाता अक्षय डोंगरे ने सेमीकंडक्टर परीक्षण कंपनी AES होल्डिंग्स के अध्यक्ष से खास बात की है। ये वही कंपनी है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया। The Prime Minister of India is visiting Singapore, and one of the key highlight of this visit is going to be technology of semiconductors. In fact, we are at the AEM Holdings, and we have the chairperson with us. Sir, thank you so much for speaking with us. How do you see the future as far as the relation between the two countries are concerned, and the role that semiconductors can play? Well, if you look at the Indian diaspora across the world, it's very clear to see that the leaders in semiconductors are there. How we can collaborate, obviously this change in a way that impacts Moore's Law and advanced packaging creates opportunity for both nations. Prime Minister Modi's visit here is very apt because that signals that symbiotic relationship where it starts with the business relationship, the investments, so all stakeholders have to benefit in these relationships. So you are part of the semiconductor industry in Singapore. How is the industry looking at the India's push as far as the ambitions to become a manufacturing hub? Well, it's absolutely the right push. There are two ways, and I call it two types of investments you got to make. One is the journey that Singapore took in terms of first getting into electronics manufacturing, assembly, making sure that the electronics demand is local in terms of its production, and then bringing the chips in from a logistics supply chain perspective. At the same time, building up the infrastructure for more advanced semiconductor manufacturing, which requires clean power, water, and then, of course, the ecosystem of chemical producers as well. So that will take time. Then there's the human capital development, right? So there has to be the technicians, the supervisors, the people who understand how to problem solve from a process improvement perspective and continuous improvement. That all needs to be built up in scale as well. In the last few decades that we have seen, there have been only limited countries that have been seen as the manufacturing hubs or places of innovation as far as the semiconductor technology is concerned. Most of them located in Southeast Asia or in the region. But now new players are coming up. So how can the collaboration take place, especially when we talk about India? What kind of potential that you see in the Indian market as well as the Indian manufacturing industry? Well, it's part of a new globalization, right? So you see a lot of high-end electronics, mobile companies moving to India. It's all public, right? They're shifting to India. So that shift is actually a very important end market because they are consumers of semiconductors. Absolutely. So the more electronics assembly and production that India has, the more it will have an end market for semiconductors. Right. So you got to think about that ecosystem because logistics also plays a part in it. Chairman of AEM Holdings and talking to us about the semiconductor market that is at present and the future of collaboration that can take place between India and Singapore as far as the semiconductor industry is concerned. With camera person SP Dubey, Akshay Dongre, DD India. स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के प्रयासों से हुए सकारात्मक प्रभाव को दिखाने वाले शोध के बारे में जानकर खुशी हुई। जन जन तक शौचालयों की पहुंच से शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी आई है। स्वच्छ वातावरण लोगों के स्वास्थ्य के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है। मुझे खुशी है कि भारत ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है।
आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 82 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस साल शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में से 50 शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से हैं। ये शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं। इनका चयन स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन और पारदर्शी त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रत्येक शिक्षक को 50,000 रुपए नगद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा। पीएम ने इस अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया है। साथ ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम के संदेश को साझा किया। अपने संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने और भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने में जुटे सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने भारत में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए उस पर प्रकाश डाला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी शिक्षकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर युवा मस्तिष्क को आकार देने वाले सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का है। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। I believe when a teacher learns, a nation leads. टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक। और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है। मैं मन से मानता हूं टीचर सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। देश आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उनके जन्म दिवस पर आदरांजलि दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चला रही है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली से किया था। भाजपा ने यह भी तय किया था कि पार्टी के नेता बुजुर्ग हो चुके नेताओं के घर जाकर उनकी सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे और उन्हें फिर से पार्टी का सदस्य बनाएंगे। इसी क्रम में सदस्यता के रिन्यू के लिए आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। असम कैबिनेट की बैठक में राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम सरकार संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में असम समझौते की 6ठी अनुसूची के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की 67 सिफारिशों में से 57 को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। सीएम शर्मा ने कहा
बताया कि शेष 10 सिफारिशों के लिए केंद्र सरकार के साथ गहन विचार विमर्श किया जाएगा। विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति का गठन असमिया लोगों को परिभाषित करने और उनके लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करने के लिए किया गया है। वहीं असम के 2 जिलों में मछली पालक यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से इन मछली पालकों से मछली नहीं खरीदने की अपील की है। इसके पीछे उन्होंने खतरनाक बीमारियों के खतरे का हवाला दिया है। दरअसल 4 सालों में नागांव और मोरीगांव में मछली पालन करने वाले लोगों की वजह से राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मछली उत्पादन बढ़ाने के कई जैविक तरीके हैं। अगर वो मछली उत्पादन के लिए शॉर्टकट अपनाते रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हालांकि सीएम शर्मा के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। मैं तो सदाय কৈ আছো আজি আপোনালোকে চাওক মই কোনো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ কথা নকওঁ নগাঁও মৰিগাঁও যিমান মাছ হয় সবতে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ হয় আৰু গুৱাহাটীৰ যেটো ওয়েস্ট মই কি ওয়েস্ট নকওঁ সেই ওয়েস্ট বিলাকো আনি পুখুৰীত মাছ উৎপাদনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ফলত আপোনালোকে চাব আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত যিমান কিডনি বেমাৰ হৈছিল এতিয়া তাতকৈ বহুত বেছি মানুহৰ কিডনি বেমাৰ হয় গতিকে যেতিয়ালৈকে খাদ্য আমি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰো মাছৰ উৎপাদন বঢ়াৰ কাৰণে আন বহুত অৰ্গেনিক নিয়ম আছে কিন্তু যদি শৰ্টকাটত যায় তেতিয়াটো কাম নহব এই কথাবোৰ মই কোৱা নহয় বিভিন্ন টিভি ইন্টাৰভিউত এই খেতিয়কসকলে কৈছে যে আমি ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰো এটা খেতিত ইউৰিয়া দিলে গছ পাব গছে খাদ্য উৎপাদন কৰিব এটা তাত পুৰা সাইন্টিফিক্যালি বুজোৱা আছে যে কিমান ইউৰিয়া হ'ব কিমান নাইট্ৰোজেন হ'ব পুৰা এটা ভাগ কৰা আছে এটা মাছত পুনে পুনে ইউৰিয়াটো দি দিয়ে মানুহৰ কিডনি বেমাৰ হয় সেইকাৰণে মই উজনি অসমৰ ৰাইজকো কৈছো যদি নপঠাই ভাল কথা সুযোগটো ল'ব লাগে বজাৰখন এই সুযোগতে ল'ব লাগে আৰু কাজিয়া কৰি নহয় যে আমাৰ মাছটো স্বাস্থ্যৰ উপযোগী তেতিয়া মানুহে 2 টকা বেছিও দিব। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि ये मांग आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच के दौरान उनके निंदनीय और शर्मनाक आचरण के संबंध में लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि 14 अगस्त 2024 की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता के दौरान भौतिक साक्ष्यों को नष्ट करने और जानबूझकर निष्क्रियता में उनकी मिलीभगत को मीडिया में अच्छी तरह से दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे वित्तीय और अनैतिक रैकेट को छुपाने के इरादे से राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छाओं को पूरा करने के लिए संभवतः देश के सबसे जघन्य और संवेदनशील अपराध की जांच को बाधित करने का उनका बेशर्म प्रयास उन्हें ऐसे पुरस्कारों को बरकरार रखने के अयोग्य बनाता है। उनके कार्यों ने 167 वर्षों में कड़ी मेहनत से बनाई गई कोलकाता पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और पश्चिम बंगाल पुलिस को शर्मसार किया है। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के इरादे से की गई उनकी गतिविधियों ने पश्चिम बंगाल में पहले से ही खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति को और खराब कर दिया है। उन्होंने राज्य और देश को बहुत शर्मसार किया है। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नदियां उफान पर होने से इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वे प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 2 दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे विजयवाड़ा और खम्मम सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही फसल क्षति आकलन के लिए किसानों से बात भी करेंगे। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की टीम उनके साथ रहेगी। हमारे अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर फसल क्षति आकलन के लिए बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जनता के साथ पूरी तरह खड़ी है और संकट से बाहर निकालने में उनकी हर संभव मदद करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की बैठक संसद भवन परिसर में शुरू हो गई है। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने बताया कि सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा है, इसलिए हमारा उद्देश्य रहा है कि एक ऐसा बिल लेकर आएं जो वक्फ के उद्देश्यों को साकार करते हुए गरीबों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए फायदेमंद हो। कमेटी जो वक्फ अमेंडमेंट 2024 को सरकार ने रेफ़र किया है जेपीसी के लिए, उस पे आज जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से वक्फ की जहाँ है वहाँ पे रेलवे का या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का है, तो उस पर आज प्रेजेंटेशन के लिए 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों को हमने बुलाया है। सरकार ने अगर जेपीसी को रेफ़र किया है तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा बिल लेकर के आएँ जो वक्फ का जो पर्पज है, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉयस हो, चाहे चैरिटेबल हो, उसका गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, खवातीन को, बच्चों को एजुकेशन हेल्थ के लिए मिल सके। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।